बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। बुक की तरतीब के लिहाज से अगर देखें तो बुक में पहले एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्कस किया गया है, दरमियान में एक और टॉपिक है कंबस्शन एनालिसिस, उसका ताल्लुक एम्पिरिकल फार्मूले से ही बनता है, और बाद में मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ कि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को साथ साथ पढ़ना चाहिए ताकि इसका कंपैरिजन भी हो जाए और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी होंगे। एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला और इससे रिलेटेड एक आध न्यूमेरिकल करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंबस्शन एनालिसिस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में बात की थी और मैंने आपको एंड में बार बार एक बात बताई थी कि परसेंटेज कंपोजिशन इन फैक्ट मास इन ग्राम होती है, मास इन ग्राम होती है परसेंटेज कंपोजिशन। और मैंने कहा था कि ये बात याद रखनी है क्योंकि जब हम एम्पिरिकल फार्मूला वगैरह कैलकुलेट करेंगे तो आगे हमें इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इंशाल्लाह अभी आगे लेक्चर में चलकर हम इस चीज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम डिफाइन कैसे करेंगे? फार्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला है जो ये शो करता है कि एक कंपाउंड के अंदर उसके मॉलिक्यूल में जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उनकी टोटल तादाद क्या है। आप सिंपली ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होता है जो मॉलिक्यूल में डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स की तादाद को जाहिर करता है, एटम्स की असल तादाद को, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को जाहिर करता है। बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, मैंने चंद एग्जांपल्स लिखी हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है। इट मीन्स कि इसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होंगे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। बेंजीन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। इट मीन्स कि इसके एक मॉलिक्यूल में 12 एटम्स हैं जिसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। उसके बाद इथाइन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके एक मॉलिक्यूल में टोटल 4 एटम है, 2 एटम कार्बन के और 2 हाइड्रोजन के। इसी तरह ग्लूकोज, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। इसके एक मॉलिक्यूल में 24 एटम्स होंगे जिसमें 6 एटम्स कार्बन, 12 एटम्स हाइड्रोजन एंड 6 एटम्स ऑक्सीजन होंगे। नेक्स्ट एस्टिक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप CH3COOH भी लिखते हैं या इसको सिंपली आप C2H4O2 भी कह सकते हैं। तो इसके एक मॉलिक्यूल में 8 एटम हुए जिसमें 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। आप और भी बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हैं, मैंने ये चंद एग्जांपल आपको बताई हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होगा जो हमें किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो मुख्तलिफ एटम्स पाए जाते हैं उनकी असल या एक्चुअल तादाद को जाहिर करेगी। अब नेक्स्ट उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? अब यहीं पर ये कंपैरिजन हो जाएगा। ए फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। मैं एक दफा फिर डेफिनेशन बता देता हूं। A formula which shows the simplest whole number ratio between atoms of different elements present in a compound। Empirical formula वो फार्मूला है जो एक कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को शो करता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एटम्स की असल तादाद को जाहिर करता था, जबकि इंपीरिकल फार्मूला एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, सादा तरीन अददी निस्बत। अब ये जो मैंने उर्दू में वर्ड कहा है, जाहिर है ये बच्चों के लिए समझना ज्यादा मुश्किल होगा, उसके मुकाबले में इंग्लिश का वर्ड समझना ज्यादा आसान है कि ये वो फार्मूला है कि जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है उसको जाहिर करेगा। अभी आगे एक्सप्लेनेशन में ये बात क्लियर हो जाएगी इसका मतलब क्या है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वाटर का इंपीरिकल फार्मूला H2O है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी H2O है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड मौजूद हैं जिनका मॉलिक्यूलर और इंपीरिकल फार्मूला सेम होता है, इस पर अभी हम करेंगे बात। ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर और इंपीरिकल फार्मूला डिफरेंट होता है और ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर और इंपीरिकल फार्मूला सेम होता है।
वाटर का मालिकुलर फार्मूला भी H2O था और इंपेरिकल फार्मूला भी H2O है। यानी अगर आप यहां पर देखें, एक रेशो देखना चाहें अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान, तो ये बनती है 2:1। अब 2:1 ये होल नंबर में रेशो है, 2 भी एक होल नंबर है, 1 भी एक होल नंबर, इसमें कोई फ्रैक्शन या इशारिया वगैरह नहीं है। तो उस 2:1 को आप मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को, सादा तरीन अददी निस्बत को ऑलरेडी ही जाहिर कर रहे हैं, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो 2:1 बन रही है। अच्छा, अब बेंजीन, आपने थोड़ी देर पहले देखा था इसका मालिकुलर फार्मूला C6H6 था, वो एटम्स की असल तादाद को जाहिर कर रहा था, जबकि यहां इसका इंपेरिकल फार्मूला जो है वो CH है, क्योंकि इंपेरिकल फार्मूला में हमने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो नहीं करना, उनके दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को शो करना है। तो बेंजीन का फार्मूला CH है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पर मैं दोबारा फिर कंपैरिजन करूंगा। उसके बाद इथाइन जो है, इसका मालिकुलर फार्मूला आपने देखा था C2H2 है, जबकि इंपेरिकल फार्मूला इसका CH है। इसी तरह ग्लूकोज का मालिकुलर फार्मूला आपने देखा था C6H12O6 है, जबकि इंपेरिकल फार्मूला CH2O है। इसी तरह एस्टिक एसिड का आपने मालिकुलर फार्मूला देखा था CH3COOH या C2H4O2, जबकि इंपेरिकल फार्मूला CH2O है। अब इस चीज को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर इसका दोबारा कंपैरिजन कर दिया। जो एग्जांपल्स पहले लिखी थी उन्हीं का हमने कंपैरिजन कर दिया। अब इसमें देखें कि कंपाउंड है हमारे पास वाटर, इसका मालिकुलर फार्मूला H2O है, इंपेरिकल फार्मूला भी H2O है। अब ये सेम है, मालिकुलर फार्मूला भी और इंपेरिकल फार्मूला भी। उसकी वजह यह है कि जब आप मालिकुलर फार्मूला देख रहे हैं H2O, तो मैंने पहले बताया था कि इसमें 2:1 है, ये ऑलरेडी होल नंबर में सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इससे मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो जब ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो इसका इंपेरिकल फार्मूला भी H2O ही होगा। अब बेंजीन का मालिकुलर फार्मूला हमने देखा था C6H6। अब अगर हम 6 और 6 की रेशो लें, तो 6:6, 6 को 6 पर डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगी, रेशो 1:1 आ जाएगी। तो फिर इसका इंपेरिकल फार्मूला जो होगा, उसमें एक एटम कार्बन का और एक हाइड्रोजन का होगा। यानी ये बात को समझने की जरूरत है कि मालिकुलर फार्मूले में एटम्स की टोटल तादाद को जाहिर किया गया था, जबकि इंपेरिकल फार्मूला में हमने टोटल तादाद को जाहिर नहीं करना, बल्कि उनके दरमियान जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है उसी को जाहिर करना है। अब इथाइन को देखें, मालिकुलर फार्मूला C2H2 था, इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा, उसके लिए आप 2:2 ले लेंगे। तो 2:2 जब लेंगे, ये दोनों को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 1:1 आ जाएगी। इट मींस के 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, तो इसका इंपेरिकल फार्मूला CH हो जाएगा। अब ये चंद एग्जांपल सेलेक्ट करने की एक वजह थी कि इस चीज को हम बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आप गौर करें तो बेंजीन और इथाइन दोनों का इंपेरिकल फार्मूला सेम आ रहा है। बेंजीन का भी इंपेरिकल फार्मूला CH है, इथाइन का भी CH है, जबकि मालिकुलर फार्मूला दोनों का डिफरेंट है, C6H6 बेंजीन का और C2H2 इथाइन का। तो अब यहां पर एक बात काबिल गौर है, वो ये है कि हम इंपेरिकल फार्मूला देखकर कंपाउंड के बारे में सही तरह से बता नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका इंपेरिकल फार्मूला CH है, बताएं वो कंपाउंड क्या होगा, तो आप ये भी कह सकते थे कि वो कंपाउंड बेंजीन होगा, आप ये भी कह सकते थे वो कंपाउंड इथाइन होगा। यानी कंफ्यूजन रह जाएगी, सिर्फ इंपेरिकल फार्मूला को देखकर जजमेंट नहीं होगी। जब आपको मालिकुलर फार्मूला का पता चलेगा तो तब आप यकीन से कह सकते हैं कि अगर C6H6 है तो ये बेंजीन होगा, अगर C2H2 है तो ये इथाइन होगा। अब यहां पर अभी एक और इशू है, उसको अभी फर्स्ट ईयर में हमें नहीं छेड़ना चाहिए, लेकिन बाज बच्चे हो सकता है शायद मैट्रिक में आपने थोड़ा बहुत ये कंसेप्ट पढ़ा हो। एक टॉपिक होता है बेटा, एक कंसेप्ट होता है आइसोमरिज्म। उस आइसोमरिज्म में ये होता है कि काफी सारे कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं जिनका मालिकुलर फार्मूला सेम होता है, तो फिर सिर्फ वहां पर मालिकुलर फार्मूला को देखकर पता नहीं चलता कि ये कंपाउंड कौन सा है, वहां पर स्ट्रक्चरल फार्मूला देखना पड़ता है। ये साइंटिस्ट बच्चों के लिए बात थी। मैं अभी जब इंपेरिकल और मालिकुलर फार्मूला का कंपैरिजन कर रहा था तो मैंने ये कहा कि इंपेरिकल फार्मूला से हमें सही जजमेंट नहीं होगी, बल्कि मालिकुलर फार्मूला से पता चलेगा कंपाउंड कौन सा है। फिर इससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं, ये इशू बेसिकली सेकेंड ईयर का है, लेकिन जो गौर फिक्र करने वाले, सोचने वाले बच्चे हैं, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया पहले होता है, उनके लिए खासतौर पर ये शहजादे बच्चों के लिए पॉइंट नहीं था। वो ये कि बहुत सारे कंपाउंड मैं कह रहा हूं ऐसे भी हो सकते हैं जिनका मालिकुलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन उनका डिसीजन होता है फिर स्ट्रक्चरल फार्मूले की बुनियाद पर। तो इस चीज को इंशाल्लाह सेकंड ईयर में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अभी कंपैरिजन सिर्फ मालिकुलर और इंपेरिकल फार्मूला का है। मैंने बेंजीन और इथाइन को हाईलाइट करके बताया कि मालिकुलर फार्मूला दोनों का डिफरेंट है, जबकि इंपेरिकल फार्मूला दोनों का सेम है। तो फिर इसका पता चलेगा मालिकुलर फार्मूला की बुनियाद पर। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल्स में भी ये बात क्लियर होगी।
ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। अब 6, 12 और 6 की रेशो अगर लें तो ये तीनों 6 पर डिवाइड हो जाएंगे, आ जाएगी 1:2:1, यानी एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O हो जाएगा। इसी तरह एस्टिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O2 है। 2:4:2 जब लेंगे तो ये 2 पर डिवाइड होकर 1:2:1 आ जाएगा। इट मीन्स के कार्बन का 1 हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। तो अगर गौर करें तो ग्लूकोज और एस्टिक एसिड दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला सेम आ रहा है, CH2O है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का डिफरेंट है। तो अब अगर मैं ये कह दूं जी मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है, तो बताएं वो कंपाउंड कौन सा है? तो भाई हो सकता है वो कंपाउंड ग्लूकोज हो सकता है वो एस्टिक एसिड हो, और भी हो सकता है कंपाउंड पॉसिबल, जरूरी नहीं कि सिर्फ ये दो। तो कहने का मकसद ये हो कि सिर्फ इंपीरिकल फार्मूला की बेस पर आप ठीक जजमेंट नहीं कर सकेंगे। हाँ, अगर आप कहेंगे कि ये कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये ग्लूकोज है। इन एग्जांपल्स को खास तौर पर डिस्कस करने का मकसद ये था कि मैं ये आपको बताना चाहता था कि ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है, जैसे वाटर की एग्जांपल है, अभी कुछ हम थोड़ी देर बाद और भी पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया कि ऐसे भी कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट होता है। ऐसे भी कंपाउंड है, दो मुख्तलिफ कंपाउंड अगर आप लेंगे तो उनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम आ रहा होगा लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होगा। तो तब फिर हमें उसकी असल जो जजमेंट है वो मॉलिक्यूलर फार्मूले की बुनियाद पर होगी, एम्पिरिकल फार्मूला की बुनियाद पर नहीं होगी। अब नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। ये जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की तरफ जाएंगे, जब हम एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करेंगे या मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ जाएंगे, तो उसमें हमें एक खास रिलेशनशिप की जरूरत पड़ती है, वो मैं बता देता हूं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। यानी अगर आपने किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है तो उसके लिए आप एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये n क्या होता है? वेयर n इज अ सिंपल इंटीजर, ये एक सिंपल इंटीजर, एक सिंपल अदद है। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब यहां पर स्टूडेंट थोड़ा खास जरा तवज्जो से इसको अंडरस्टैंड करें। अगर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है तो मैंने ये कहा कि एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए पहले हमें दो चीजें मालूम होनी चाहिए, एक एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा n। एम्पिरिकल फार्मूला आप कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम थोड़ी देर बाद उसकी तफसील में चले जाएंगे। हम देख लेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर एम्पिरिकल फार्मूला जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो देन मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए आपको एक और चीज मालूम होनी चाहिए, वो n है। n के लिए फर्दर दो चीजों का मालूम होना जरूरी है, एक मॉलिक्यूलर मास और दूसरा एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो जब आप इस तरह के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चन में बता दी जाएगी, वो गिवन हो, यानी n की वैल्यू फाइंड करने के लिए मॉलिक्यूलर मास की जो जरूरत होगी वो आपको बता दी जाएगी। एम्पिरिकल फार्मूला मास आप कहां से लेंगे? ये चूंकि आप पहले एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर चुके होंगे तो उसी एम्पिरिकल फार्मूला से आप एम्पिरिकल फार्मूला मास को कैलकुलेट करेंगे। और ये इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट एग्जांपल जो आएंगी इस लेक्चर में, ये अगले लेक्चर में, तो ये बातें क्लियर हो जाएंगी। दीज कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स वेयर मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला आर सेम आर न्यूमरस। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। फॉर एग्जांपल H2O है, इसको पहले हम देख सकते हैं। CO2 है, NH3 है, C12H22O11 है। अब इसमें देखिए कि जो H2O है इसका मैं पहले बता चुका था, यानी 2:1 है, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अगर CO2 में देखें तो इसमें कार्बन का एक ऑक्सीजन के 2 एटम है, यानी 1:2 है। ये ऑलरेडी होल नंबर में सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इससे मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। इसी तरह NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में 1:3 आएगी, तो ये भी ऑलरेडी होल नंबर में सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। इसी तरह C12H22O11 में देखें, कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड में है। ये इसके अलावा मजीद होल नंबर में इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं आ सकती। अगर आप इसको सिंप्लीफाई मजीद करना चाहेंगे, सपोज अगर आप 11 पर डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि छोटा दादा है इसमें, तो फिर वैल्यू आगे फ्रैक्शन में आ जाएगी, जबकि हमें इंपेरिकल फार्मूला में वैल्यू होल नंबर में चाहिए होती है। तो 12, 22 और 11 ऑलरेडी होल नंबर में सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इससे मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सुक्रोज वगैरह और भी काफी सारे कंपाउंड हो सकते हैं जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा। देयर सिंपल मल्टीपल n इज यूनिटी।
अभी जो आप ऊपर देख रहे हैं, मैंने जो फार्मूला आपको बताया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला। आप सपोज कर लें कि n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो जब आप उस फार्मूले में पुट करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला और n की जगह पर 1 पुट कर देंगे, तो देन क्लियरली मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जिन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फार्मूला सेम होगा उसके लिए n की वैल्यू यूनिटी यानी 1 होती है। ये अब आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। एमसीक्यू आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि कंपाउंड्स फॉर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड इंपेरिकल फार्मूला द वैल्यू ऑफ n इज, नीचे ऑप्शन में लिख देंगे n इज इक्वल टू 0, फिर n इज इक्वल टू 1, फिर n इज इक्वल टू लेस देन 1, फिर n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। तो फिर यहां से आपको पता चल जाएगा कि जिसके लिए n की वैल्यू 1 के इक्वल होगी वहां मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फार्मूला सेम होगा। अब नेक्स्ट स्टेप्स टू डिटरमाइन इंपेरिकल फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब अगर हमने किसी कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, डियर स्टूडेंट्स ये गौर से सुन लें। बुक में 4 स्टेप बताए गए हैं, उसमें पहले 3 स्टेप तो नेसेसरी है, ये तो बहुत जरूरी है। चौथा स्टेप जो है वो हालात पर डिपेंड करेगा, वो देखा जाएगा कि क्या उसकी जरूरत है या नहीं है। मैं आपको चारों स्टेप भी बता रहा हूं, लेकिन एक दफा फिर बता रहा हूं कि पहले 3 स्टेप नेसेसरी हैं, चौथा स्टेप कंडीशनल है, अगर जरूरत हुई तो वो परफॉर्म करेंगे, अगर ना हुई तो उसकी जरूरत नहीं है। तो अब अगर आपने किसी कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करना है, सपोज आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 3 एलिमेंट हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या है। तो सबसे पहला स्टेप डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। वो कहते हैं कि इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबकी परसेंटेज कंपोजिशन डिटरमाइन की जाए। अब परसेंटेज कंपोजिशन पर मजीद मैं एक वर्ड भी नहीं कहूंगा क्योंकि पिछले लेक्चर में हम इसकी तफसील पढ़ चुके हैं, उसको फाइंड कैसे किया जाता है उसका तरीकाकार भी हम पढ़ चुके हैं, और लास्ट लेक्चर में भी और आज के लेक्चर के स्टार्ट में भी मैंने बात हाईलाइट करके बताई थी कि परसेंटेज कंपोजिशन मास इन ग्राम होती है, यानी ये ग्राम के अंदर मास होती है। ये बात इसलिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं कि आगे हम थोड़ी देर बाद जब फार्मूला पुट करेंगे तो उसमें एक एटॉमिक मास आएगी और एक होगी मास इन ग्राम। तो एटॉमिक मास हर एलिमेंट की फिक्स होती है, जैसे कार्बन है उसकी एटॉमिक मास हमेशा 12 रहेगी, लेकिन कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स में पाया जाता है, तो कंपाउंड टू कंपाउंड उसकी जो मास इन ग्राम है वो वहां के हालात और वाकयात के मुताबिक चेंज होती रहेगी। तो अब डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, हर एलिमेंट की डिटरमाइन करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, कैसे डिटरमाइन करना है वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट उसके बाद दूसरा स्टेप, लेकिन यहां मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, हमारी एफएससी की बुक में जो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स वगैरह बताए गए हैं उसमें जो पहला स्टेप है ये परसेंटेज कंपोजिशन वाला, ये ज्यादातर हमें खुद मालूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमें बता देंगे क्वेश्चन में। मैं ये कह रहा हूं कि पहला स्टेप हमें खुद परफॉर्म करने की यहां पर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद बता देंगे। परसेंटेज कंपोजिशन आमतौर पर बता दी जाती है और अगर ना भी बताई गई हो तो हमें उसके रूल्स का पता है, हम उसके मुताबिक फाइंड कर सकते हैं। दूसरा स्टेप फाइंडिंग द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ये ब्रैकेट में मोल्स भी लिखा है, ग्राम एटम्स भी कहते हैं और इनको मोल्स भी कहते हैं, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले लेक्चर में मोल के ऊपर हम बड़ी डिटेल से बात करने जा रहे हैं। तो पहले स्टेप में हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड की, दूसरे स्टेप में हर एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल्स फाइंड करेंगे। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, उसका तरीका कार्य होगा कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ये दोबारा देख लें फार्मूला, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। आपने जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल्स फाइंड करने हैं सबसे पहले उसके लिए ऊपर उसकी मास इन ग्राम लिखेंगे और नीचे एटॉमिक मास लिखेंगे, और मैंने बार बार बताया कि जो मास इन ग्राम है दर हकीकत वही परसेंटेज कंपोजिशन होगी जो आप पहले स्टेप में फाइंड कर चुके होंगे। तो मास इन ग्राम आपको परसेंटेज कंपोजिशन से मालूम हो जाएगी, और एटॉमिक मास कहां से लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आपने मैट्रिक लेवल तक जो स्टडी किया ज्यादा नहीं तो कम से कम एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट की तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपको एटॉमिक मास याद होनी चाहिए। पीरियाडिक टेबल में हर एलिमेंट के एटॉमिक मास लिखी हुई है, मसलन अगर आप हाइड्रोजन की बात करेंगे तो वो 1 होगी, एग्जैक्टली तो 1.008 होती है, लेकिन आमतौर पर हम 1 लेते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन के आमतौर पर 16 लेते हैं, नाइट्रोजन के 14 लेते हैं, कार्बन के 12 लेते हैं। तो ये एटॉमिक मास जो है ये पीरियाडिक टेबल से आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं। तीसरा स्टेप, पहले स्टेप में हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन, दूसरे में हर एलिमेंट के ग्राम एटम या मोल्स फाइंड करने हैं, कैसे करने उसका तरीका मैंने बता दिया। तीसरा स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट। अब हमने हर एलिमेंट की एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी है,
उसका तरीका क्या क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, आपने दूसरे स्टेप में जब हर एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम जब मोल्स फाइंड कर लिए होंगे तो आपके पास मुख्तलिफ वैल्यूज आ चुकी होंगी। मसलन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स, आपने तीनों के ग्राम एटम जब मोल्स फाइंड कर लिए। अब इन तीनों में जो सबसे छोटी वैल्यू आई होगी नंबर ऑफ मोल्स की या ग्राम एटम्स की, उस छोटी वैल्यू को सब पर डिवाइड कर देंगे। जो नंबर ऑफ मोल्स की छोटी वैल्यू है उसको सब पर डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह आपको हर एलिमेंट की एटॉमिक रेशो मालूम हो जाएगी। और ये भी थोड़ी देर बाद एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। दोबारा फिर बता रहा हूं, पहले स्टेप में परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है, दूसरे में नंबर ऑफ ग्राम एटम के मोल्स फाइंड करने हैं, तरीका मैंने बता दिया। तीसरे स्टेप में एटॉमिक रेशो फाइंड करनी है। एटॉमिक रेशो के लिए नंबर ऑफ मोल्स की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको सब पर डिवाइड कर देंगे, इससे आपको एटॉमिक रेशो फाइंड हो जाएगी। चौथा स्टेप, ये अगर जरूरत हुई तो इसकी जरूरत हम परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है हमें। इफ द एटॉमिक रेशो इज सिंपल होल नंबर, हमने जो तीसरा स्टेप परफॉर्म किया था, अगर उसमें मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान जो एटॉमिक रेशो वो सिंपल होल नंबर में आ रही है, देन इट गिव्स द एम्पिरिकल फार्मूला। तो वहीं से हमें एम्पिरिकल फार्मूला मालूम हो जाएगा, हमें चौथे स्टेप की जरूरत नहीं है। अदरवाइज मल्टीप्लाई विद द सूटेबल डिजिट टू गेट द होल नंबर एटॉमिक रेशो। अगर तीसरे स्टेप में हमने जो एटॉमिक रेशो फाइंड की थी, अगर वो होल नंबर में नहीं है, फ्रैक्शन में आ रही है, तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसी सूटेबल इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भी एग्जांपल में अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये 4 स्टेप्स हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द स्टेप्स टू डिटरमाइन इंपिरिकल फार्मूला। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये बोर्ड के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आई हुई है। अब इसमें देखें जी, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको विटामिन सी भी कहते हैं, कंटेन्स 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑक्सीजन बाय मास। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड? आपको बताया गया कि एस्कॉर्बिक एसिड जिसको विटामिन सी भी कहते हैं, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तीनों की परसेंटेजेस भी बता दी गई हैं, और हमसे ये कहा गया कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करें। तो अभी हमने जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आप पिछली स्लाइड पर गौर करें, उसमें हमने देखा था कि पहले स्टेप में हमने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है, वो तो ऑलरेडी उन्होंने हमें बता दिया परसेंटेज कंपोजिशन। दूसरा स्टेप मैंने बताया था कि नंबर ऑफ ग्राम एटम जो मोल्स फाइंड करने हैं, उसके लिए फार्मूला होगा मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब ये मास इन ग्राम कहां से लेंगे? वही जो पहले स्टेप में हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन है, वही उसकी मास इन ग्राम है। और एटॉमिक मास कहां से लेंगे? मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट की वैल्यू लिखी है, वहीं से हमें पता चल जाएगा। तो अब पहला स्टेप जो था, ये मैंने एक टेबल सा बना दिया है, बुक के अंदर भी इसी तरह से बना हुआ है। 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। पहला स्टेप जो परसेंटेज वाला था वो लिख दिया कि कार्बन की 40.92, हाइड्रोजन की 4.58, ऑक्सीजन की 54.5। अब दूसरा स्टेप में नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल, उसके लिए वही फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम या मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब कार्बन के ग्राम एटम्स कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले ऊपर लिखेंगे इसकी मास इन ग्राम, चूंकि इसकी परसेंटेज कंपोजिशन 40.92% है, लिहाजा इसकी मास इन ग्राम भी 40.92 है। और कार्बन के एटॉमिक मास क्या है वो आप देख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में इसकी वैल्यू 12 लिखी है, तो इस पर डिवाइड कर देंगे, इसके ग्राम एटम्स आ जाएंगे 3.41। अब हाइड्रोजन के ग्राम एटम्स कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल वही तरीका है, ऊपर लिखेंगे मास इन ग्राम, नीचे लिखेंगे एटॉमिक मास का। हाइड्रोजन की चूंकि परसेंटेज 4.58 है, लिहाजा इसकी मास इन ग्राम 4.58 है, और इसके एटॉमिक मास होती है 1.008। इस तरह इसके ग्राम एटम्स आ जाएंगे 4.54। इसी तरह ऑक्सीजन के ग्राम एटम्स कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल वही तरीका, ऊपर मास इन ग्राम, नीचे एटॉमिक मास। इसकी चूंकि परसेंटेज 54.5 है, लिहाजा इसकी मास इन ग्राम 54.5 और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास 16 होती है, इस पर डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3.406। 3.406 भी कह सकते हैं, या तकरीबन 3.41 भी कह सकते हैं। अब हमें दूसरे स्टेप में जो तीनों एलिमेंट्स के ग्राम एटम जो मोल्स थे वो मालूम हो चुके, 3.41, 4.54 और 3.406। पिछले स्लाइड पर हमने देखा था तीसरा स्टेप होता है एटॉमिक रेशो, मोलर रेशो भी कहते हैं इसको। ये कैसे फाइंड करेंगे? तो मैंने बताया था कि जब आप ग्राम एटम्स फाइंड कर लेंगे तो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको सब पर डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम जो मोल में सबसे छोटी वैल्यू 3.406 है, मैंने कहा कि आप इसको 3.41 भी वैसे कह सकते हैं। अब इसको आप सब पर डिवाइड कर देंगे, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के लिए इसको सब पर डिवाइड कर देंगे। तो कार्बन की चूंकि वैल्यू 3.41 थी, तो छोटी वैल्यू 3.406 इस पर डिवाइड कर दिया। उसके बाद हाइड्रोजन की वैल्यू 4.54 थी, यहां पर ये 3.54 आ गया है, ये दरहकीकत 4.54 है, डिवाइडेड बाय 3.406। और नेक्स्ट 3.406 डिवाइडेड बाय 3.406, तो कार्बन की एटॉमिक रेशो के लिहाज से इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, हाइड्रोजन की 1.33, ऑक्सीजन की 1। अब यहां पर ठहर कर जरा गौर करें स्टूडेंट्स, ये हमने एटॉमिक रेशो ले ली है, कार्बन की 1, हाइड्रोजन की 1.33, ऑक्सीजन की 1। तो इस रेशो को देखकर मुझे यह कहना चाहिए कि इस कंपाउंड का फार्मूला होगा C1H1.33 एंड O1।
तो ये आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला फ्रैक्शन में तो नहीं होता, वो तो हमेशा होल नंबर में होता है। अगर किसी भी कंपाउंड में आप कह देंगे कार्बन का 1 या 2 एटम है, हाइड्रोजन के 1.33 है, ऑक्सीजन का 1 है, या कार्बन के 2.3 है, ऑक्सीजन का 1.5 है, हाइड्रोजन के 4.5 है, तो ये बड़ी अजीब बात है। हमें एम्पिरिकल फार्मूला जो चाहिए वो होल नंबर में चाहिए होता है। तो उसका तरीका क्या था, यहां हमें चौथे स्टेप की जरूरत पड़ेगी। ये जो हमारे पास एटॉमिक रेशियोज में वैल्यूज आई हैं, इसमें चूंकि 1.33 की वजह से गड़बड़ हो रही है, मसला हो रहा है, तो हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एटॉमिक रेशियो बाई 3 टू गेट वैल्यूज इन होल नंबर। हम इन सबको फिर मैथमेटिकल असूल के मुताबिक 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की रेशियो पहले 1:1.33:1 थी, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3:4:3। इसको जरा देख लें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 3 आएगा। 3 को 1.33 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 3.99 आ जाएगा। उसको आप राउंड ऑफ करके 4 कह सकते हो। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 3 आ जाएगा। अभी हमारे पास रेशो होल नंबर में आ गए। इट मींस कि इस कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला में कार्बन के 3 एटम है, हाइड्रोजन के 3 है और ऑक्सीजन के 3 एटम है। तो ये इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज, ये बोर्ड के एग्जाम में 2018 में सरगोदा और फैसलाबाद में 2015 में पूछा जा चुका है। एस्कोर्बिक एसिड इज विटामिन A, B, C, D। ये भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेनेशन में आ चुके हैं, आप इसको अपनी तरफ से ट्राई करें। नेक्स्ट है कि इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज है, ये गुजरांवाला बोर्ड में 2014 में आ चुका है। CHO, C2H4O2, CH2O, C6H12O6। ये भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेनेशन में आ चुका है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिफरेंशिएट करें। अगला और शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव द मेन स्टेप्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। आपको भी थोड़ी देर पहले 4 स्टेप्स बताए थे। ये इंपेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने के मेन स्टेप है। बाकी रहेगी जहां तक बात डिफरेंशिएट बिटवीन इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो स्टूडेंट्स ये आप अपनी तरफ से ट्राई करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कुछ मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हमारा आज का लेक्चर जो था, जिसमें हमने सीखा है कि मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, इनका कंपैरिजन क्या होता है, कब इनकी वैल्यू सेम होती है, कब डिफरेंट होती है, फिर इनके दरमियान मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, फिर इंपेरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने के मेन स्टेप्स क्या हैं, फिर उसके बाद हमने एग्जांपल देखी और हस्बे रिवायत चंद एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए। इंशाल्लाह जिंदगी बखैर, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंबस्शन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मजीद 1-2 बातें वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।